अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2024-25 का विफाकी बजट पेश कर दिया गया और अब सूबे भी अपना बजट पेश करते जा रहे हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखें तो एक ही है, और वो ये कि बजट में एक बार फिर आवाम से कुर्बानी का तकाजा किया गया है। हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम करने पर आमादा नज़र नहीं आ रही, और एक बार फिर वही एक जो सोच है कि भारी भरकम टैक्स लेने के बावजूद आवाम के हिस्से क्या आता है, आवाम को इसके एवज क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और किस तरीके से इस वक्त इस जो फाइनेंस बिल जो आया इसको देखा जा रहा है, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका कुछ तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो है इख्तलाफात हैं, लेकिन सरेदस्त वो कुछ सियासी अज़ाइम भी हैं, उसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलेंगे ज़रा, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यूसुफ नज़र साहब जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त का, लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया। जो फाइनेंस बिल आया और जो कुछ कहा जा रहा है, तो एक मरतबा फिर वही बात सामने आ रही है कि IMF का बजट और आवाम जो है वो हाई हाई कर रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, IMF का बजट तो क्या है, मैं आपकी खिदमत में एक सीधा साधा फैक्ट जो है मैं आपको बताता हूं। पिछले 6 साल से हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज है उसमें इजाफा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो किस तरह से, मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर 6 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज अगर वो 200 रुपए की मिल रही है, और आपकी आमदनी भी जो पहले 100 थी अगर वो 200 है आज, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी आमदनी में इजाफा हो गया है? सर इन्फ्लेशन बढ़ गया। बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि इजाफा कहां से हुआ। बिल्कुल। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि 2017-18 में पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो 4.1 खरब रुपए थे, 4.1 ट्रिलियन रुपीस। अगर आप 2017 और 18 को बेस बनाएं तो पिछले साल हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज थे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए वो थे 3.9 ट्रिलियन रुपीस। तो आपके जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें हकीकत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है पिछले 6 सालों में। तो लगता तो मुझे ये है कि हमारे पूरे जो रूलिंग एलीट्स हैं और वो कुछ अपने जो उनके साथ लोग हैं मुख्तलिफ लॉबीज में, ये जिनके मफादात हैं, वो उनके साथ मिलके सबको जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं या उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बहस, ये सारी बातें, ये सारी डिबेट्स जो हैं बेमाने हो जाती हैं अगर हम इस हकीकत को सामने रखें कि टैक्स रेवेन्यूज में हकीकी मानों में रियल टर्म्स में इजाफा हुआ ही नहीं है पिछले 6 सालों में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर साल इसका तमाशा किया जाता है कि अब हमने ये कर दिया और ये करेंगे, लेकिन हकीकत में होता कुछ नहीं है। IMF जो है वो इस हद तक कंप्लिसिट है कि उनको भी ये पता है कि क्या हो रहा है। वो यकीनन जो है बड़े IMF के पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो इसलिए देते हैं कि वो भी मजबूर हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा इतना बड़ा मुल्क है कि वो कोई भी दुनिया में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे दोस्त ममालिक जो हैं सारी सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद भी हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, इसी तरह IMF भी करती है। तो जब तक हकायक को सामने रख के जो है हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती और ये हकायक को सामने नहीं लाया जाता, ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो अफसोस की बात यह है कि इस तरह से हमारे कर्जों में जो है बेपनाह इजाफा हो गया है। तो इस बात की तरफ तो हमारे जो वजीर खजाना है मौजूदा, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की कि आखिर इस कर्जों को कैसे कम किया जाएगा। और एक ऐसे मुल्क में जहां फीकस आमदनी जो है वो 37,000 रुपए माहाना है, आप सोच लीजिए। वो भी जो है एवरेज जो है वो ज्यादा लगता है, इसलिए कि हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो तो जो 10% है वो ले जाते हैं। तो हकीकत में जो 70% है उनकी एवरेज इनकम तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इन बातों पे जो रियल इश्यूज हैं कि किस तरह से जो हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से बुरी तरह मुतासिर हो रही है, उनका क्या मुस्तकबिल है, ये तो डिबेट होती नहीं है। और लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जाहिर बात है, जब आप अपने मीडिया पे स्टॉक मार्केट के लोगों को, ब्रोकर्स को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगे? उनके तो वो कहते हैं सर के सरमायाकारों का मोराल बुलंद हो रहा है और उनका कॉन्फिडेंस जो है इस मुल्क की इकोनॉमी में आ रहा है, वो ये बातें करते हैं। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। आपने बात की कि हम स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो कुछ और देखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज ने इसके ऊपर कमेंट किया और मूडीज का ये कहना है कि जनाब ये 3.6% की जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट अगले साल के लिए है, ये आईएमएफ को खुश करने के लिए किया गया है, अदरवाइज इकोनॉमी में जान नहीं है। फिर मजीद जनाब मोर देन हाफ जो आपका रेवेन्यू है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं इनकी अदायगी के ऊपर उतरेगा। तो वो लोग रीड कर रहे हैं इस वक्त इन चीज़ों को। आप सही कह रहे हैं कि आईएमएफ से लोन ले अप्रूव कराने के लिए बनाया गया है। तो मुझे तो यही लगता है कि मिनी बजट भी आएगा, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा होगा, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता चला आया है। ठीक, छोटी सी बात ये कि अगर मैं सुन रहा था जो हमारे वज़ीर मुमलिकत हैं बराए खजाना, वो ये कह रहे थे कि जी इसको डिजिटलाइज करने के लिए जो इकदाम हो रहे हैं, और इजलास की सदारत जो है वज़ीर आज़म ने खुद की। इमरान साहब, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, मैं भी आपको बहुत अरसे से जानता हूं जी। ये काम जो है टैक्स नेट बढ़ाने का, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, ये 30 दिन में हो सकता है। सब इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑलरेडी। ठीक, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी एडवांस हो गई है, और खास तौर पे जहां से मैं बैठा हूं लंदन में, यहां ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, मैं कसम से कहता हूं कि वो 30 दिन में ये कर देंगे काम आपके टैक्स नेट बढ़ाने का। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए कि दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक ऑलरेडी कर चुके हैं। बात तो ऐसे ममालिक हैं जैसे मलेशिया, फिलीपींस वगैरह, ये काम वो 20 साल पहले कर चुके हैं। आप सोचिए जरा। सही। तो ये तो सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये काम जो है डिजिटाइज करने का 30 दिन में हो सकता है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मौजूद है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो देयर इज अ वे। अगर अज़्म होगा तो ही किया जा सकता है। पॉलिटिकल नहीं, अज़्म की बात नहीं है, माफ कीजिए, अज़्म की बात नहीं है, नियत की बात है। ओके, ये करना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर डिजिटाइज हो गया तो सारे ये रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूं आप, एफबीआर टैक्स डायरेक्टरी पब्लिश करता था हर साल, राइट जी, आपके एमएलएस की, सेनेटर्स की। एफबीआर ने वो टैक्स डायरेक्टरी 2019 के बाद पब्लिश ही नहीं किए। सही, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं की कि मैंने इसको पूरा एनालाइज किया था। जो 2019 में जो आखिरी साल है जिसके मुताबिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक की गई थी, जो एमएनएस और सेनेटर्स ने जो टैक्स पे किया था, वो उनकी तमाम आमदनी का बमुश्किल 5% था, 5%। ये तनख्वाहदार लोगों से 35% की बात कर रहे हैं, जबकि ये खुद जो है अपनी आमदनी का 5% भी टैक्स नहीं देते। तो जब इनका ये हाल होगा अपने इनके परफॉर्मेंस का, इनके कैरेक्टर का, तो ये किस इनके पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों से टैक्स मांगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे यूसुफ नज़र साहब, और उनके बजट के हवाले से ख्यालात आपने जाने। अब एक ब्रेक की कॉल है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा बजट जो बात की जा रही थी कि IMF की कंडीशन के तहत होगा, किस तरह से आपने इस बजट को देखा? पिछले सालों के मुकाबले, पिछले बजट्स के मुकाबले कितना मुख्तलिफ है? इसमें क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस बजट के जो आदाद शुमार हैं माशाल्लाह वो इस कदर आगे हैं, पिछले बजट्स में इस तरह का सवाल पैदा ही नहीं होता था। आप ये देखें कि माशाल्लाह हमने कहा है, हमारी हुकूमत ने कि FBR के टैक्स रेवेन्यूज़ में अल्लाह के फजल से अगले साल 40% इजाफा होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे कहा गया है कि 64% इजाफा होगा और टोटल रेवेन्यूज में तकरीबन 44% इजाफा। इस तक टारगेट्स तो कम से कम मैंने बहुत सालों में नहीं देखा। दूसरी तरफ खर्चों के मामले में आप ये देखिए कि जो PSDP का साइज है वो 2 गुना कर दिया जा रहा है। और करंट एक्सपेंडिचर में आप ये देखिए कि डिफेंस पे तकरीबन 18% और फिर आपके डेट सर्विसिंग वगैरह में 25 से 30%। सो ये एक बजट ऐसा है जो लग रहा है कि ऐसे माहौल में पेश किया जा रहा है जहां इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और रफ्तार बढ़ने की वजह से इंशाल्लाह टैक्स रेवेन्यूज में भी बेतहाशा 40% इजाफा होगा, जबकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि शरह नमू 3.5, अफरात ज़र 12, तो मिल मिला के तकरीबन 16 और उसके बरक्स रेवेन्यू में 40% गुना, यानी ये रेशियो जो है वो तकरीबन 2.5 गुना। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई फ्रैंकली। यानी खुशफहमी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस वक्त, ऐसा लग रहा है खुशफहमी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुकूमत ने जी। अब ये देखिए कि माशाल्लाह इस तरह के इजाफे तो कम से कम कुछ अर्सा तो मैंने खुद बनाए हैं, मगर ये कभी इतने ऑप्टिमिस्टिक, इतनी ग्रोथ रेट हमने प्रोजेक्ट नहीं की है। अब ये देखना है कि क्या वजह है कि इन्होंने इतनी ऑप्टिमिज्म बताई है। क्या रेवेन्यूज में इतनी आपने कोशिश की है, इतने टैक्सेशन के प्रपोजल्स लाए हैं कि उसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि रेवेन्यूज में तकरीबन आप ले जाएंगे 2,900 अरब से तकरीबन 13,000 अरब। तो यानी कि इसमें आप इजाफा देख रहे हैं 3,800 अरब का। और उसमें जो हमने कैलकुलेट किया है कि नॉर्मल ग्रोथ अगर होती है 3-3.5% GDP की ग्रोथ के साथ और 12% इन्फ्लेशन के साथ, तो रेवेन्यूज में खींच खांच के 1,500 अरब का इजाफा हो सकता है। और अलबत्ता आपने 3,800 अरब के इजाफे की बात की है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि टैक्सेशन प्रपोजल से हम माशाल्लाह 2,300 अरब उठा लेंगे। ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ है। हो जाए बहुत बड़े बात होगी। सर वो जो कहते हैं ना, जेब में नहीं है ढेला और देखने चले है मेला, ये 15,000 अरब का जो बात की गई है रिकॉर्ड PSDP, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, या जो रखा है हदफ। बात सर ये है कि इसमें क्यों कमी नहीं की गई? क्या पॉलिटिकल ब्राइब्स या MNA MPS के फंड्स, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, करप्शन तो सारा इन्हीं चीजों के अंदर होता है। देखिए आपने जिस तरह जिक्र किया कि आप PSDP को हमने 2 गुना से कुछ ज़्यादा ही किया है, तो एक साल में इतनी कैपेसिटी में इजाफा जो है, कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, आमतौर पे इतनी कैपेसिटी शॉर्ट रन में क्रिएट नहीं हो पाती, उसके नतीजे में पैसे ज़ाया होते हैं। तो इसलिए इतनी तेज़ी से बढ़ाना भी नामुमकिन था। और साथ साथ अब आप ये देखिए कि फिर से हम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स वापस ले आए हैं
कुछ अरसे के लिए ये सिलसिला ख़त्म हो चुका था, अब 75 अरब के M&A प्रोजेक्ट्स वापस आ गए हैं। ये भी कुछ हद तक नामुनासिब है, इसलिए कि नॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू अप्रूवल प्रोजेक्ट्स की होना चाहिए। इसमें PDWP, CDWP और ECNEC वगैरह का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए। अगर आप M&A प्रोजेक्ट्स भी अप्रूवल के लिए ले जाएं तो ठीक है, मगर अदरवाइज दिस इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड पिछले हमने कुछ 77 साल से जो अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाइए उस पे मेरे ख्याल से पंजाब के बजट पर 1 मिनट जिक्र कर। माशाल्लाह एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट का बेपनाह भारी टैक्स बजट, पंजाब दूसरी तरफ टैक्स फ्री बजट। माशाल्लाह। वो कहते ना सर, उर्दू आज बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। खाली जो सलीस उर्दू, वो किसी ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी आज। बात दरअसल ये है कि पंजाब की हुकूमत शायद ये कह रही है कि भाई सारी मेहनत आपने कर दी है तो हम क्यों करें, अब तो ये कि आप हमें रेवेन्यूज में हमारे फिस्कल ट्रांसफर्स जो होंगे डिविजिबल पूल के तहत से, हमें उसमें जब 40% इजाफा होगा तो हमें क्यों करने की जरूरत है, हमें क्यों एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को बढ़ाना है। सिर्फ 3 अरब पे रखे रहेंगे और 3.5 अरब मुश्किल से ले जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम जो है वो 30 अरब के लेवल तक भी नहीं पहुंचेगा। टैक्स फ्री बजट बड़े फखर से इसको अनाउंस किया गया है। तो ये देखिए, फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते चली गई है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे कह रही है कि आप 40% ला रहे हैं तो हम रिलैक्स कर लेंगे इस साल। बिल्कुल सही डायमेंशन सर इस वक्त आपने निकाली है। सर ये बताइए कि अब पाकिस्तानी अवाम ये सारी चीज़ें, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो टैक्सेशन और ये जो मेजर्स लिए गए, क्योंकि सेंट्रल बैंक खुद मॉनेटरी पॉलिसी जो ईजिंग अभी हुई थी 1.5% की, तो वहाँ पे उनकी अप्रोच ये थी कि जो बजटरी मेजर्स हैं वो अहम होंगे कि उनके थ्रू अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना बढ़े। तो क्या आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, महंगाई का एक तूफान देख रहे हैं, ये ट्रांसलेट कहाँ होंगी ये सारी चीज़ें अवाम के उसमें, ये फरमाइएगा सर। देखिए, बात यह है कि आप देख लें कि कौन से टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि मेजॉरिटी जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं, तो अब आप ये देख लीजिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा नॉन टैक्सेस भी हैं। पेट्रोलियम लेवी से आगाज करते हैं। ये इस तरह का लेवी है कि इसके इजाफे से हर चीज की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम ये है अगले साल के जुलाई के महीने से इसमें तकरीबन इजाफा जो होगा कुछ अरसे में 20 रुपए फी लीटर, इस वक्त 60 रुपए है, यानी कि आप इसको 1/3 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका अफरात पे इफेक्ट है। दूसरी तरफ आप ऐसे चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं या लगा रहे हैं जिनका, जिसे हम कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज में शुमार होते हैं। आपको तो सुन के शायद हैरत होगी कि आज की खबर यह है कि दवाइयों की कीमत बढ़ गई, एंटिसिपेशन बजट पास होने से पहले, इसलिए कि आपने अनाउंस किया टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, दवाइयों के जो इनपुट्स वगैरह है, रॉ मटेरियल, उन पे आप बढ़ा दिया आपने, कह रहे हैं कि आने वाले साल में बढ़ जाएंगे। इसकी कीमत को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चीनी पर बढ़ा दिया है, आपने मुख्तलिफ दूसरे खाने पीने की चीज़ों पर भी बढ़ा दिया है, आपने फ़ोन्स पर बढ़ा दिया है, आपने माशाल्लाह एक्साइज ड्यूटी चीनी पर लगा दिया है। और सबसे जो मुझे परेशान कुन मेजर लग रहा है वो डायरेक्ट है, और वो है कि एक्सपोर्टर्स पे जो हमने एक इंसेंटिव दी थी 1% वाली कि टैक्स होगा, उसको आपने ख़त्म कर दिया है और अब फुल टैक्स में आ गए हैं। अब इससे देखना यह है कि एक तरफ तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह से मुतासिर होती रही इस साल, जबकि उनके रुपए जो अच्छा
इजाफा नहीं हुआ उनके डॉलर की इनकम में रुपए के लिहाज से, इसलिए कि रुपए के खतर में इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ जो खर्चे उनके हैं, बिजली गैस वगैरह सब बढ़ते रहे और क्वांटिटीज जो हैं एक्सपोर्ट की वो गिर गई हैं। अब ज़रा थोड़ा सा नोहा सैलरीड क्लास के ऊपर भी पढ़ लीजिए सर, बहुत मुश्किल में आ गए हम लोग। वाकई अब आप देखिए जो क्लास बहुत ही शराफत से डिडक्शन एट सोर्स होता है मंथली उनका, उन पर भी बोझ बढ़ा दिया गया है। और मेरा तो ख्याल ये था कि मुनासिब ये होता कि आप यकीनन जो 5-6-7 लाख महीने के जो आमदनी वाले हैं उन पर आप चाहें तो कुछ थोड़ा इजाफा कर लेते, मगर आप देखिए कि 6 लाख रुपए का जो एग्जेम्पशन लिमिट है काफ़ी अरसे से रहा है, इसको बढ़ा देना चाहिए था और इसको 10 लाख पे लाना चाहिए था। और उसके बेसिस पे जो मिडिल क्लास के जो आपके सैलरी लोग हैं उन पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए था, और जो सबसे ज़्यादा आमदनी वाले हैं उन पर आप मुनासिब समझते थोड़ा बढ़ा देते। मगर हुआ ये है कि आपने जो परसेंटेज टर्म्स में बढ़ाया है वो सबसे कम सैलरी वालों पर बढ़ाया है परसेंटेज टर्म्स। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ये प्रोग्रेसिव मूव नहीं है, ये रिग्रेसिव मूव है। बस सर यही एक अलमिया है, यही अलमिया है। अब दुआई की जा सकती है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिक जो मैनेजर्स हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के एक अज़्म के साथ और रास्त इक़दाम के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलने की कोशिश करें, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि उसमें आवाम को कुछ रिलीफ मिले। शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा आपके वक्त का। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों कि आवाम के लिए रिलीफ हो। लेकिन बजट के ऊपर पॉलिटिक्स भी बहुत की जा रही है। ये क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब। बहुत शुक्रिया सोहरावर्दी साहब आपका। सबसे पहले तो एक हमेशा बजट से पहले एक स्ट्रेटजी बनती है कि हुकूमत इजलास के अंदर ओपोजिशन से कैसे निपटेगी, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यहाँ तो मामला ही अलग था, यहाँ तो अपने ही रूठे हुए थे, पीपल्स पार्टी नाराज़ थी और ख़ुद बिलावल भुट्टो ने इजलास में शिरकत नहीं की। क्या मामला था सर ये? इस बात पर तो इतराज़ नहीं है कि मुझ पर आप पर कुछ ज़्यादा टैक्स लग गए। पीपल्स पार्टी को इस बात पर इतराज़ भी नहीं है कि मेरा मतलब बिजली महंगी है या पेट्रोल महंगा है या पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई है। ये ऐसी तो कोई डिमांड पीपल्स पार्टी ने नहीं रखी कि आप ये टैक्स कम करेंगे तो हम बजट को वोट देंगे, आप सैलरीड क्लास का टैक्स कम करेंगे तो हम बजट को वोट देंगे, आप पेट्रोल के लेवी कम करेंगे तो बजट को वोट देंगे। तो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है जिसके बारे में वो ये कह सकें कि उन्हें बजट पर कोई कॉन्क्रीट एतराज़ है। एतराज़ क्या है? पीएसटीपी पे, मतलब तरक्याती बजट पे कि हमारे एमएनएस की स्कीमें ज़्यादा रखी जाएं और एमएनएस को तरक्याती बजट दिए जाएं ज़्यादा। एतराज़ किस बात पे है? तो जी पंजाब में हमने एक कमेटी बनाई हुई है कि हमें पंजाब में वजारतें दें और मरियम नवाज हमें वजारतें नहीं दे रही तो हमें वजारतें दी जाएं। लड़ाई तो तरक्याती बजट और वजारतों की चल रही है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है ये बजट बेहतरीन मौका है कि मुस्लिम लीग नून की गर्दन मरोड़ के पंजाब में वजारतें भी हासिल की जा सकती हैं और तरक्याती बजट भी अपने एमएनएस के लिए हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप इसको कोई मुस्बत सियासत समझते हैं और आप समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में कोई मुस्बत सियासत कर रहे हैं ये सारा करके, तो आप यकीनन उसे कह सकते हैं। और अगर आपका ये ख्याल है कि ये कोई अच्छी सियासत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत है, मुझे याद आ गया इमरान खान का वो फिक्रा कि जब वोट लेने होते थे अपने इत्तेहादियों से तो भी एस्टेब्लिशमेंट को कहना पड़ता था कि इनसे कहें कि वोट डाल दें। तो वो क्यों बात को इस नहज की तरफ लेके जा रहे हैं कि बात फिर एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि जी इनसे कहें वोट तो डाल दें। अच्छा, तो अब ये बताइए कि क्या मुमकिन होगा मरियम नवाज के लिए कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो अगर ज्वाइन करती है पंजाब में या उनको पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, मरियम नवाज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुमकिन होगा क्या ये? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को कोई स्पेस देने के लिए तैयार है? वो कहेगी कि हमें नून लीग की जरूरत ही नहीं है तो हम स्पेस क्यों दें? नून लीग के पास सिंध में क्या है? दूसरी तरफ मरियम नवाज का ये मौकफ है
कि मेरे अपने वोट पूरे हैं, मुझे पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पॉलिटिकल स्पेस दूं? ये पॉलिटिकल स्पेस खैरात तो नहीं होती ना जो आपको मिल जाती है, आपने अपनी पॉलिटिकल हैसियत पे पॉलिटिकल स्पेस लेनी है। अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है तो वो उन्हें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि चूंकि मरकज में आपको हमारे वोटों की जरूरत है तो आप उनके सर पे हमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस दें, लिहाजा हम मरकज का बजट ब्लॉक करेंगे ये कहकर के आप पंजाब में हमें वजारतें नहीं दे रहे। ओके, तो अब मौजूदा सूरत हाल में आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है, विकेटों की दोनों तरफ खेल रही है, और अगर कोई हेड ऑन कोलिजन होता है तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या अडियाला वाले होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता अडियाला वाले बेनिफिशियरी होंगे। मैं आपके साथ एक और मंजरनामा देखता हूँ। अब फर्ज कर लेते हैं कि इस साल ये लड़ाई, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि ये हैंडल हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है अच्छा। जिसके नतीजे में कोई डिबैकल हो जाए। लेकिन हम एक तौर पर फर्ज करते हैं कि जी इसके नतीजे में मरकज में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद टूट गया, तो क्या पंजाब की हुकूमत टूट जाएगी नून लीग की? नहीं। क्या सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत टूट जाएगी? नहीं। क्या केपी की पीटीआई की हुकूमत टूट जाएगी? नहीं। हाँ, बलूचिस्तान में आप कह सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिलके हुकूमत है, वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की चांदी निकल आएगी, नून लीग उन पर वजीर आला को वहाँ सपोर्ट कर देगी, तो पीपल्स पार्टी वहाँ अपोजिशन में आ जाएगी। अब रह गया मरकज में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौमी असेंबली तोड़ दें तो पंजाब में मरियम नवाज बैठी होंगी, वो इंश्योर कर लेंगी कि नून पंजाब से ज्यादा सीटें लेकर निकले। सिंध में पीपल्स पार्टी पहले ही 100% सीटें जीत चुकी है, उसमें सिंध को क्या प्रॉब्लम है? कराची की एक स्पेस का प्रॉब्लम होगा कि एमकेएम अपनी सीटें रिटेन कर सकती है या उनमें से कुछ पीपल्स पार्टी ले लेती है। बाकी ना केपी का रिजल्ट चेंज होगा ना बलूचिस्तान का रिजल्ट चेंज होगा। नून लीग एक बेटर पोजीशन में कौमी असेंबली में आ जाएगी 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। उससे नून लीग को क्या नुकसान है? ठीक। अच्छा, अब ये जरा बजट के ऊपर आ जाते हैं। ये बताइए कि ये सारी सियासी जमातें अवामी रिलीफ के लिए कुछ बजट की मंजूरी से पहले रिलीफ दिलवा सकेंगी क्या? ये इसके ऊपर काम करेंगी? जी, कोई पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि मैं तब वोट दूंगी जब सैलरी क्लास का टैक्स खत्म होगा? नहीं। क्योंकि सबको पता है कि अगर आपने आईएमएफ का अगला पैकेज लेना है $6 बिलियन का, तो आपको आईएमएफ का बजट देना पड़ेगा और आईएमएफ की बातों के मुताबिक बजट देना पड़ेगा। ये कौन सी सियासी जमात है जिसने आईएमएफ का बजट नहीं दिया? क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आईएमएफ के बजट नहीं दिए? क्या पीटीआई ने अपने दौर में आईएमएफ के बजट नहीं दिए? जब आप आईएमएफ के प्लान में होते हैं तो आपको आईएमएफ का बजट देना पड़ता है। तो मतलब ये तो शर्त नहीं है पीपल्स पार्टी की। शराइत तो कुछ और है। मेरा ख्याल है अगर 2-4 वजारतों पे पंजाब में बात तय हो जाए और नून लीग सरेंडर कर दे तो कल वो बजट के हक में आपको पीपल्स पार्टी की तकरीर नजर आ जाएगी। ठीक। और ये इससे बजट से पहले जो स्पेकुलेशन थी कि जनाब बजट के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो फॉर्मली ज्वाइन कर लेगी फ्रंट को, इसके कुछ आसार लग रहे? देखिए, एक तो नून लीग को मजा आने लग गया अकेले हुकूमत चलाने का। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी अब उस शिप में सवार हो। उन्होंने जिसको 100 दिन में धक्का लगा लिया है और रेगिस्तान में से उसको शिप को निकाल के कुछ शेप निकाल ली है अपनी गवर्नमेंट की, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई आईएमएफ की, और जो सारा कुछ था वो एक ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो नून लीग का ख्याल है कि जो एग्रीमेंट हो गया है, जिस एग्रीमेंट के तहत सदर को वोट डाले हैं हमने, इन्होंने उसी एग्रीमेंट के तहत वजीर आजम को वोट डाले हैं हमने, इनके चेयरमैन सेनेट को वोट डाले हैं, इनको गवर्नरियां दी हैं। तो अब जो डील एक दफा हो गई है वो हर रोज नई डील तो पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है कि रोज सुबह एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स लेके पीपल्स पार्टी आ जाए कि 100 दिन पहले तो हमारा ये ख्याल था कि हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए। 2 दिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बैठी रही और हमने लान तान करके कहा कि हम नहीं लेंगे वजारतें, तो अब 100 दिन बाद हमें ख्याल आया कि नहीं हमें जरूर लेनी चाहिए। और नून लीग जो है वो उसको दे दे, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये अभी मरकज में वजारतें नहीं दी जाएंगी ना। अभी पहले बात हो रही है पंजाब की। मेरे ख्याल में पंजाब, उन्हें भी पता है मरकज की लेनी मुश्किल है, ज्यादा वो पहले पंजाब की लेंगे, फिर अगले स्टेप में किसी वक्त में ब्लैकमेल करके मरकज की लेने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा है कि उन्होंने वजारतें ना लेकर एक गलती की है और वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी जिसका मदावा करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं, मिल करके मरकज की लेने की कोशिश करेंगे। इसका पीपल्स मतलब पार्टी को ये कि अंदाजा है कि उन्होंने वजारतें ना लेकर एक गलती की है और वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी जिसका मदावा करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं।
ओके, नाउ अब ये मुझे बताइए कि जो सूरत हाल इलेक्शन से पहले थी, पीडीएम हुकूमत की जो इक्तिसादी पॉलिसीज़ थी, वो जब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उससे डिस्टेंस किया था, तो इस चीज़ को, इससे काफ़ी सबक सीखा है नून लीग ने जब ये हालात हैं इस वक्त? यकीनन वो समझते हैं कि अगर जिम्मेदारी हमारी है तो हमें चलानी चाहिए, लेकिन उस वक्त अगर बिलावल साहब इतना पहाड़ पे ना चढ़ते और वजारतों की बात करते तो दे दी जाती। लेकिन चूंकि वंस अ डील इज मेड, उनका ख्याल है कि एक मुआहदा, एक सियासी मुआहदा हो गया है, अब रोज रोज तो सियासी मुआहदे में तरमीम नहीं हो सकती कि आपको, हमने उस वक्त आपने कहा हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सदर लेंगे, सदर दे दिया, तो अब आप कह रहे हैं हम सदर भी लेंगे और वजारतें भी लेंगे। हो सकता है उस वक्त सदर ना दिया जाता जरदारी साहब को और वो कहते कि जी आपके वोट कम है, हम सदर अपना रखेंगे, आप वजारतें ले लें। लेकिन आपने उस वक्त कहा कि हम वजारतें नहीं ले रहे, हमें सदर दे दें, तो अब क्या है, तो अब आप कह रहे हैं नहीं हमें वजारतें भी चाहिए। ठीक है, यानी हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।